लिखते तो शायद 1 घंटा लिखने में लगता और अगला 1 घंटा याद करने में लग जाता, लेकिन वो 3 घंटे के बाद भी अभी भी शायद उसमें थोड़ी सी कमी रह जाए। तो बस ये थोड़ा सा आपने जो डायरेक्शन है इसको सीधा करना है कि आपने लिख के याद करना है, जो लिखा है उसे याद करना है। जी, क्या मैं ऑनलाइन हाजरीन के साथ वो हूँ इन कांटेक्ट? तो सामने जो बैठे हजरात और हजरातियाँ, जो ख़वातीन और हजरात जो है ना, जो सामने हैं, उन लोगों ने कमिटमेंट के मुताबिक जो है वो पढ़ना शुरू करना था, आज से पढ़ना शुरू करना था, पढ़ना शुरू हो गया है। और कल जैसे मैंने कहा था कि अगर आपका इरादा है, वाकई ही इरादा है, सोचें और फिर मुझे तब नज़र आए जब आपका वाकई इरादा हो। तो आज मुझे लग रहा है कि हमारे पास अब वो इरादे वाले लोग रह गए। कल असल में थोड़ा सा ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा इतने सारे लोग इतने एक वक्त में सीरियस नहीं हो सकते, ये कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए मैंने कहा भाई जो वाकई ही इरादा रखता है वो आए और जो इरादा नहीं रखता वो ना आए। और फिर अगेन वही 4-10 तक भी हमारे पास मार्जिन है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। कल हमने कुछ बातें पढ़ी जो मैंने कहा लिखनी थी। मैं एक दफ़ा, चूँकि पहले डिस्कशन हो रही थी, ऑनलाइन वाले हजरात को बता दूं, जो लोग लिख के आए हैं उन्होंने कहा कि हमें 1 घंटा लगा लिखने में। आई बिलीव कि 1.5 घंटा भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा एक सफ़ा आधा घंटा बड़े डिसेंटली लिखा जा सकता है अगर आप देख के एज इट इज़ लिख रहे हैं और अगेन बगैर मोबाइल के लिख रहे हैं। भाई कुछ परेशान है? सब सही है, ठीक है। आप परेशान इस पे कि मेरे पास माइक नहीं है और मेरी आवाज़ फिर भी अंत तक जा रही है। ये जोश है, ये जज्बा है, इसको रोकेंगे नहीं आप। हाँ, लेकिन माइक दे देंगे तो गला ज़रा ज़्यादा देर तक बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से 1.5 घंटा अगर लिखने पे लगता है, तकरीबन 2 से 3 सफ़े, तो ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। और ये लिखने के बाद जब आप याद करने बैठेंगे, जब लिख के अपने लिखे हुए से याद करेंगे तो बहुत क्विकली याद होगा, बड़ी जल्दी से याद होगा। दूसरा, हमने को आधा सफ़ा बीच में से गायब भी कर दिया था लिखने से, तो इसलिए भी ज़रा थोड़ा हमारा फार्मूला आउट हुआ। तो फार्मूला वही है, आधा घंटा पर सफ़ा। तो जिस दिन जितने पेजेस पढ़े आपने घर जाके सोचना है कि क्या आपके पास उतना टाइम है, और नहीं है तो ये सोचना है कि मैंने फिर क्यों सर से कहा था, सर हाँ ठीक है आग लगा देंगे। तो आपको घर में भी तकरीबन 3-4 घंटे देने हैं। मुझे लगता है 3 बहुत बड़ा एस्टिमेट है। 3 से नीचे नीचे आपकी सारा लिखना, पढ़ना, दोहराना सब हो जाएगा। कल हमने कुछ पढ़ना शुरू किया, कंपनी के 3 डिस्टिंक्टिव फीचर हमने देखे थे। किबला हमें उन 3 के नाम बताएंगे। वो 3 क्या थे? जी जी बिल्कुल। मेरे किबला कहने पे वो परेशान हो गए। ठीक है जी। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी भाई ने कहा, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और उसके साथ एक अजीब सा लफ्ज भी है, पता नहीं कौन सा, क्या, परपेचुअल सक्सेशन। जी, परपेचुअल सक्सेशन और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भाई ने बताया। तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी। ये 3 खास फीचर हैं। ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या भला है? कंपनी अपने ओनर से अलग है, कंपनी अलग काम करती है, अलग काम धंधा करती है, कंपनी के अलग राइट्स हैं, अलग रूल्स हैं, अलग पॉलिसी है, कंपनी चीज़ें अलग से खरीदती है, कंपनी अपना टैक्स पे करती है, कंपनी अपने सारे मामलात को खुद अलग से करती है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी के किसी एक्शन के वो लोग जिम्मेदार नहीं है, उनके किसी एक्शन का कंपनी जिम्मेदार नहीं है। भाई कल को आपके घर इंटरनेट सही ना आ रहा हो तो आप पता करें हमारे मोहल्ले में कोई PTCL का मेंबर है, किसी ने शेयर्स खरीदे हुए हो, और आप उसके घर पहुंच के उसको गिरबान से पकड़ के कहेंगे तुम्हारी वजह से मेरे घर इंटरनेट सही नहीं आ रहा, वो कहेगा मैं PTCL थोड़ी हूँ। आप कहेंगे क्यों नहीं हो तुम PTCL? PTCL के मालिकों में से हो तुम, तो PTCL के शेयर होल्डर हो, तो मतलब तुम्हारा कसूर। वो कहेगा मुझे मत पकड़ो, PTCL को पकड़ो। इसका मतलब PTCL कोई अलग इंसान है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि रिजल्ट वाले दिन जो है वो आप जो है वो हमें घेर के बैठ जाए। जी, तो हम लोगों ने बात की लिमिटेड लायबिलिटी की। किबला ने हमें बताया कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है मेंबर्स जितना अमाउंट इन्वेस्ट किए उससे ज़्यादा के लायबल नहीं होते। कॉमन अजम्पशन हमारी होती है कि कंपनियां ज़्यादातर लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। फिर परपेचुअल सक्सेशन एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या चीज़ थी? कोई भी अपने शेयर्स आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। कंपनी को फ़र्क
नहीं पड़ेगा। कंपनी की विरासत बदलती रहेगी, ओनरशिप बदलती रहेगी, शेयर्स चेंज होते रहेंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। इन 3 कॉन्सेप्ट में किसी का कोई सवाल? तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर आगे चल के हमने कुछ फजूल डेफिनेशन पढ़ी, जैसे कि कंपनी किसे कहते हैं, जो कंपनी एक्ट 2017 का हो या किसी भी कंपनी लॉ का हो। कंपनी लॉ हमने पढ़ा 4 को कहते हैं, 3 को लाजमी कहते हैं, चौथे का जुमले पे डिपेंड करता है कि जुमला क्या कह रहा है। तो रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस, 2016 का ऑर्डिनेंस और 2017 का एक्ट मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है। नॉर्मली शामिल होता है अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज, अनलेस के सियाको सबाक से कुछ और साबित हो रहा हो। ठीक हो गया। फिर हम आगे कंपनी लॉ, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने एक ऐसा वर्ड पढ़ा जो हर तरह की कंपनी के लिए इस्तेमाल होता है, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। पता लगे पेपर में सवाल है कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन दें और आप सोच रहे हो कि पता नहीं है इन्होंने कहाँ से पूछ लिया है, तो इसको बॉडी कॉर्पोरेट भी कहते हैं, कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। 3 तरह की कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल होती हैं। कौन सी 3 तरह की कंपनियां? कंपनी कॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान, अंडर दिस एक्ट या कंपनी लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन रेलेवेंट स्टैचू। स्टैचू कहते हैं कानून को, जो रेलेवेंट किसी और कानून में बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइंड है वो भी, मुल्क से बाहर की बॉडी वो कंपनियां भी, और पाकिस्तान की बाकी सादा कंपनियां भी। 2 इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये वाले भाई, तीसरी रो में जैकेट वाले भाई, नहीं ये एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो तीसरी रो में ये वाले जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानून में रजिस्टर है वो इसमें नहीं काउंट करेंगे। और इन्हें का कोई और एंटिटी जो कंपनी वगैरह या किसी और लॉ वाली कंपनी नहीं है, जो कि जिसको क्या किया जाए, फेडरल गवर्नमेंट का रेलेवेंट मिनिस्टर नोटिफाई कर दे कि भाईजान ये बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं होगा, तो जिसको वो मना कर दें वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं होगा। बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन? हमने पढ़ना तेज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सवाल जवाब नहीं करने या हमने बगैर कंफ्यूजन्स को रिजॉल्व किए आगे चले जाना है। वक्त कम का मतलब है कि हम तेज पढ़ेंगे, लेकिन हम सवाल जवाब लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या बॉडी कॉर्पोरेट सबको क्लियर है? फिर एक फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन कंपनी ये क्या थी? यहाँ खातून से पूछते हैं, फॉरेन कंपनी क्या चीज़ है? हैज़ अ प्लेस इन बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। अच्छा, फ़र्ज़ करें हम SBI एक कंपनी हो, तो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में है, तो हम हैं फॉरेन कंपनी। इसका मतलब है कोई अहम निशानी मिस हो रही है। आपने कहा कि एक ऐसी कंपनी विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, तो वो तो हमारा भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो हम फॉरेन क्यों नहीं है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, पहली शर्त कि पहले वो हो बाहर की कंपनी, देन वो पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस रखे या लाइजॉन ऑफिस रखे, एजेंट के थ्रू रखे या खुद रखे, फिजिकल रखे या ऑनलाइन। एक दूसरा इदारा भी है जिसको फॉरेन कंपनी कह सकते हैं, वो कौन सा इदारा है? मुश्किल सवाल है, बड़ा फंसा हुआ सवाल है। जो स्पेसिफाइड, यानी कि हमने कहा या तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान के थ्रू करता हो या कोई ऐसा इदारा जो किसी ऐसे तरीके से बिजनेस करता हो जो कि ये लोग बता देंगे, तो ये इनको हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। फिर हम आगे बढ़े और हमने कंपनियों की डिफरेंट कैटेगरीज देखना शुरू कर दी। हमने कहा कंपनियों की बाय लाइबिलिटी 3 कैटेगरीज हैं और बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट 2 कैटेगरीज हैं। बाय लाइबिलिटी जो 3 कैटेगरीज हैं उनके क्या क्या नाम थे? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, यानी कि हम कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 90 से 95% कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी ये एक बड़ी स्पेशल सी किस्म है जो कि मतलब लेस देन 5% के करीब होंगी सारी कंपनियों के। और तीसरी
अनलिमिटेड कंपनी, ये कंपनी ढूंढने से भी नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान में आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि वो 2 3 4 हैं जो मजबूरी में, शदीद मजबूरी में, गवर्नमेंट के कहने पे अपने आप को कन्वर्ट करा चुके हुए हैं अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे। तो इन्होंने कहा 3 नाम है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। ये लिमिटेड बाय शेयर, वो कैप वाले भाई जी, ये लिमिटेड बाय शेयर से क्या मुराद है? जितना मेंबर्स ने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा उनका डूब नहीं सकता। आज की डेट में मेंबर की कोई लायबिलिटी होती है ऐसी कंपनी में? अगर पुराने कानून के तहत कोई पार्टली पेड अप कैपिटल हो, कुछ पैसे ना दिए हो, तो बस उतनी लायबिलिटी है, वरना आज लायबिलिटी कोई नहीं। हाँ, जो पैसे आए हुए हैं वो वापस शायद ना आ जाए, लेकिन नई लायबिलिटी कोई नहीं, हम मजीद पैसे इनसे नहीं मांगेंगे। ये है लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी पे वो वाले भाई अगर कुछ कहना चाहें, मफलर वाले भाई। मेंबर्स कुछ अमाउंट गारंटी कर देते हैं, तो ये गारंटी वाली अमाउंट कब उनसे मांगी जा सकती है? जब कंपनी लिक्विडेशन में। तो ऐसी कंपनी जो कुछ अमाउंट गारंटी कर दे मेंबर्स के लिक्विडेशन में आप हमसे मांग सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे लिमिटेड बाय गारंटी। बिल्कुल सही कह दिया इन्होंने। अनलिमिटेड कंपनी, भाई साहब ये अनलिमिटेड कंपनी क्या है? कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर्स भी लायबल होते हैं। इट हैज़ ऑल द बेनिफिट ऑफ एक प्रॉपर कंपनी, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, जस्ट लाइक पार्टनरशिप और बाकी सारी चीज़ें। ये तीनों तरह की कैटेगरी में, ये जो गारंटी लिमिटेड और अनलिमिटेड है ना, इसमें शेयर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर गारंटी लिमिटेड में शेयर हुए फिर क्या होगा? डबल डबल लायबिलिटी होगी, मेंबर गारंटी के लिए भी लायबल होंगे, और अगर कोई उधार किया हुआ है अनपेड, उसके लिए भी लायबल होंगे। इन तीनों कैटेगरीज में किसी भाई किसी बहन का कोई सवाल? ऑल क्लियर? पक्का? फिर हमने पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से कंपनियों की 2 कैटेगरीज देखी, पब्लिक और प्राइवेट। एक बहुत ही पेचीदा सवाल ये है कि पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, उसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। तो टेक्निकली ऐसी डेफिनेशन भी नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ये पूछे और 3 नंबर की हो, और फिर सोचे कि बच्चा कहेगा पब्लिक कंपनी उसे कहते हैं जो प्राइवेट ना हो, यानी ये नीचे वाली ना हो। तो एग्जामिनर है ना, वो तो कुछ भी सोच सकता है। तो पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो 3 रिस्ट्रिक्शन हमें वो जो मफलर वाले भाई से आगे वाले भाई हैं जी, बिल्कुल वो जो फ्रेश वाले भाई हैं जी, इसके मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 की लिमिट है। अच्छा, और दूसरी, ये मेंबर्स को शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन है। ये नहीं बोलेंगे नहीं कर सकते, कहेंगे रिस्ट्रिक्शन है, इस पे कोई रुकावट है। और सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो बाहर के लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते, अपने शेयर नहीं बांट सकते, मेंबर्स 50 से ऊपर नहीं कर सकते। जिस कंपनी ने आर्टिकल्स नामी डॉक्यूमेंट में ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस, तीनों रिस्ट्रिक्शंस लगा ली हैं, वो क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी। ये मेंबर्स की गिनती गिनते वक्त एम्प्लॉय काउंट करने, जॉइंट शेयर होल्डर्स का क्या होगा? एक दफा काउंट होगा। प्राइवेट कंपनी की इस डेफिनेशन में कोई सवाल? ऑल क्लियर? जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, सिलेबस में नहीं लिखा। प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शन भला क्या होती है? हमने कहा कि शेयर ट्रांसफर करने पर रुकावट है। वो रुकावट ये होती है कि अगर एक बंदे को अपने शेयर बेचने हैं तो उसे लाजमी पहले इंटरनल शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है। वो कंपनी के मेंबर्स के सामने ये मुद्दा रखता है कि भाई मुझे अपने शेयर बेचने हैं, मजबूरी है, मुझे जाना है, मेरा इरादा आपको धोखा देने का नहीं है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जिस शेयर होल्डिंग रेशियो में उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ये ऑफर करेगा अपने शेयर, पहले वो खरीदेंगे। उनमें से कुछ खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। जिन्होंने खरीदा और जिन्होंने नहीं खरीदा, जो नहीं खरीदे वो शेयर बच गए, तो जिन्होंने खरीदा उनको दोबारा से ऑफर दी जाएगी कि भाई उन्होंने नहीं खरीदा, आप लोगों ने खरीदना है। 2 दफा ये साइकिल कंप्लीट करने के बाद भी अगर शेयर बच गए तो फिर शेयर होल्डर्स इजाजत दे देंगे कि आप बाहर की दुनिया में किसी को बेच सकते हैं। तो शेयर बेचने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट रूल है कि अपनों को ही बेचना है, बाहर के बंदे को नहीं। पहली ऑफर अपने बंदों को होनी चाहिए, बाद में आप बाहर के लोगों की तरफ जाएंगे। तो ये है वो रिस्ट्रिक्शन जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी वो जिसके शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है। प्राइवेट कंपनी की एक स्पेशल किस्म है एसएमसी, सिंगल। इसमें क्या होता है भला? एक बंदे के पास 100% शेयर्स होते हैं, वही मालिक होता है, वही डायरेक्टर होता है, वही सारी चीज़ों को चला रहा होता है। तो ये एक स्पेशल किस्म की प्राइवेट कंपनी है जो एक बंदे से बन जाती है, वरना प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 बंदों से बनती है।
पब्लिक के अंदर दो कैटेगरीज थी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। ये लिस्टेड क्या चीज़ होती है? जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे ट्रेड हो सकें। तो अनलिस्टेड क्या होती है? जिसके ना हो सकें। लिस्टेड का एक दूसरा नाम जहन में रख लें, कोई पता नहीं, कोई बहुत पढ़ा लिखा एग्जामिनर किसी वक्त सवाल पूछ ले, कोटेड, QUOTED, कोटेड। लिस्टेड को कोटेड कहते हैं और अनलिस्टेड को अनकोटेड कहते हैं। तो कहीं ऐसी ये लफ्ज़ कहीं आ जाए किसी सवाल में तो आप परेशान हो जाए। कल हमने जितना पढ़ा था उससे रिलेटेड कोई सवाल? सब क्लियर है? पक्का? चलें आगे। आज के हमारे 3 टॉपिक हैं। एक हमने अथॉरिटीज़ के बारे में जानना है, वो एक छोटा सा टॉपिक है। फिर हम लोगों ने होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या चीज़ होते हैं। और फिर हमने एक ख़ास स्पेशल किस्म की कंपनी देखनी है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे काम करती है। हम उसके सारे प्रिंसिपल्स देखेंगे। अगर हमने टारगेट पूरा कर लिया तो इंशाल्लाह ताला कल फिर हमारे पास इतना मार्जिन आ जाएगा कि हम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन वाली थोड़ी सी बातें करते करते वो जो पेपर कैसे सॉल्व करना है या वो वाली चीज़ें हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो छोटे टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। अथॉरिटीज़, 2 अथॉरिटीज़ हैं जिनसे हमें कंपनी लॉ में ज़्यादा डील करना होता है। वैसे तो 3 अथॉरिटी हैं लेकिन किताब ने तीसरी पे बात नहीं की, कोर्ट। आपको पता अदालत पे कैसे बात कर सकते हैं, तो अदालत पे हम बात नहीं करेंगे। अदालत के बारे में मान लेंगे कि वो बड़े अच्छे लोग हैं और वो हमेशा हर मसले का सलूशन निकाल देंगे। लेकिन जिन 2 इदारों से, जिन 2 लोगों से हमारा बहुत ज़्यादा पाला पड़ना है, उनमें से एक को हम कहेंगे SECP और एक को हम कहेंगे रजिस्ट्रार। SECP एक इदारा है और रजिस्ट्रार एक इंसान है। तो कभी कभी हमें कहा जाएगा कि इदारे से रब्ता करो और कभी कहा जाएगा उस इदारे के ऑफिसर से रब्ता करो। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें मैंने SBI में एडमिशन कराना है तो वो एक इदारा है, और आप कहें SBI के वाइस प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दी, वो एक इंसान है। तो रजिस्ट्रार एक इंसान है और SECP एक इदारा है। SECP का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पुराने ज़माने में एक अथॉरिटी होती थी, उसको हम कहते थे CLA, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। उसको ख़त्म किया और 1997 में इसका कानून आया और 99 में इसको ऑपरेशनलाइज किया और एक इदारा बनाया जिसने अपना चार्ज संभाल लिया, SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस इदारे का मेन पर्पस है पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर को कंट्रोल करना। पाकिस्तान में कंपनियों के मामलात, इंश्योरेंस कंपनियों के मामलात, मुदारबा वगैरह के कुछ मामलात, स्टॉक एक्सचेंज में क्या रूल्स हैं, लिस्टिंग क्या होगी, तो पाकिस्तान में जो भी कैपिटल मार्केट है, शेयर्स, कंपनियां और ये इस तरह के सारे जो मामलात हैं, उनके ऊपर जो इदारा है, जो अथॉरिटी है, वो SECP है। ये ऐसे ही जैसे मैं कहूँ पाकिस्तान में टैक्स के मामलात के ऊपर FBR है, और FBR में आपको अगर असेसमेंट या फलाना या अपील वगैरह के लिए रब्ता करना है तो फलाना कमिश्नर से रब्ता करें। तो कमिश्नर इंसान है और FBR इदारा है। तो इसी तरह से SECP इदारा है और रजिस्ट्रार उसका एक इंसान है। तो SECP वो इदारा है जो पाकिस्तान में कानून बनाता है, जो पाकिस्तान में चीज़ों को देख के चलता है कि कंपनियां क्या करेंगी, जो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता है। कल मैंने आपको बताया था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। SECP इतना एनेबल इदारा है कि गवर्नमेंट ने इसको कहा कि तुम लॉ बनाओ। पाकिस्तान के उन बड़े कम इदारों में से है जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं। तो यानी कि बड़े कम, बड़े सोफिस्टिकेटेड इदारों में हैं जहाँ पे बहुत हाई लर्नेड लोग बैठे हुए हैं जो बैठ के बड़े अच्छे तरीके से कानून साजी वगैरह कर रहे हैं। तो ये इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं। ये जुमला किताब को बहुत पसंद है। किताब ने 2-3 दफ़ा कहा उन्होंने कि इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं। इनको कंपनीज एक्ट ने बहुत सारी पावर दी हैं, इनको SECP एक्ट ने बहुत सारी पावर्स दी हैं और इनके पास बहुत सारी पावर्स है। तो उनके पास वो फैलाने को कुछ नहीं समझ आ रहा था तो उन्होंने 3 लाइनें तो इसी पे दे दी कि इनके ऊपर पावर्स बड़ी सारी हैं। तो ये चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में। जैसे ज़्यादातर वफाकी जो चीज़ें हैं वो हेड ऑफिस में, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। तो जब हम कहते हैं ना रेलेवेंट मिनिस्टर नोटिफिकेशन दे, तो हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये इदारा SECP का। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, फिर इसके 8 शहरों में जोनल ऑफिसेज हैं। किताब ने हमें बताया कि जो 5 प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं और 3 और शहरों के उन्होंने नाम लिए। उन्होंने कहा फैसलाबाद में, सक्खर में और मुल्तान में।
तो मैंने क्लास को एक तरीका बताया था कि अगर आपने याद रखना है ये 8 शहर, तो बेहतर है कि हम कहें PSL प्लस फैसलाबाद और सक्खर। PSL की 6 टीम्स और फिर फैसलाबाद और सक्खर। अब PSL की 6 टीम, अब मेरे ख्याल में तकरीबन शायद 90% से ज़्यादा बच्चे PSL से कहीं ना कहीं कोई ना कोई शगफ रखते हैं। तो वो 6 टीमें कौन सी हैं? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान। मुल्तान से हमने शुरू तो नहीं किया था, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम 5 कैपिटल्स की बात करें, 4 प्रोविंशियल कैपिटल, 1 वफाकी कैपिटल और 3 शहरों का जिक्र कर दें। और एक तरीका ये है कि हम PSL की टीम्स के शहर बताएं और 2 शहर उसमें ऐड कर दें, वो 2 शहर फैसलाबाद और सक्खर। ये 8 शहरों में इनके जोनल ऑफिसेज हैं। ऐसे में मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं ज़रूर एक MCQ देता तकलीफ़ देने के लिए। MCQ में लिखा होता बताएं SECP के कितने दफातर हैं, 7, 8, 9 या 3? तो जवाब होना था 9। और जो बच्चे 8 लिखते हैं, मैं एग्जामिनर कमेंट में लिखता मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये भूल गए कि इस्लामाबाद में जोनल ऑफिस भी है और हेड ऑफिस भी है। तो ये MCQ में इस तरह के मजाक चलते हैं। तो SECP समझ आया। अब SECP के वो वाले ऑफिसर जिसका नाम क्या है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार किसे कहते हैं? एक ख़ास रैंक के ऑफिसर को। SECP के अंडर एक ऐसा ऑफिसर जो कि ख़ास रैंक पे है। अब आपको होता है कि गवर्नमेंट में एक ही पोजीशन के अलग अलग बंदों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कभी कभी जो है ना, मैं आवाम से पूछता हूँ, क्लास से पूछता हूँ कि DSP और ASP में से ज़्यादा बड़ा कौन होता है? तो बड़े मुनफरद जवाब आते हैं। कुछ लोग कहते हैं DSP ज़्यादा बड़ा होता है, कुछ लोग कहते हैं ASP ज़्यादा बड़ा होता है। फिर वो याद करते हैं कि ASP तो बड़ा यंग सा बंदा लग रहा होता है, DSP अक्सर ज़रा बाबा सा होता है। जी ASP, हाँ, DSP एक्सपीरियंस की वजह से आता है और ASP तालीम की वजह से आता है। यानी कि एक बंदा नीचे से एक रूट से आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते 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 काफ़ी साल बाद, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद DSP तक पहुँच सकता है। और दूसरी तरफ से एक बंदा जो CSS टाइप के इम्तिहान वगैरह दे के और वहाँ से क्वालिफाई करके डायरेक्टली वो ASP की सीट पर आके बैठ सकता है। तो ये 2 अलग रूट हैं एक ही पोजीशन के। तो गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशंस पे अलग अलग नाम रखे होते हैं। आपने टैक्स के लॉ में पढ़ा होगा, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फलाना एडिशनल कमिश्नर, वो अलग अलग तरह के नाम होते हैं। तो इसी तरह से रजिस्ट्रार के लिए भी ना लॉ में ने काफ़ी ज़्यादा नाम इस्तेमाल किया। इसकी एक डेफिनेशन है जिसके मुताबिक रजिस्ट्रार कहते हैं रजिस्ट्रार को, एडिशनल रजिस्ट्रार को, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार को, जॉइंट रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, और जब थक जाएँ एनी अदर पर्सन जो कि SECP ने जिसको कह दिया हो कि तुमने ये काम करना है। तो इसकी एक डेफिनेशन है। इंग्लिश अभी हम सबकी देख लेते हैं, सिर्फ समझ रहे हैं। अब इसका क्या काम है? ये बेसिकली डेटाबेस ऑफिसर है। पाकिस्तान में सारी कंपनियों के रिकॉर्ड इसके पास हैं। जो कंपनी बनेगी इसको रिकॉर्ड भेजेगी, हर कंपनी सालाना इसको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेगी, हर कंपनी अपने अहम डिसीजन होने के बाद इसको बताया करेंगे, हर कंपनी में जब ऑफिसर और लोग आया करेंगे इसको बताया करेंगे। इसके अगराज़ व मकासद शायद पहले दिन आपको याद करने पड़े, लेकिन जब पूरा सिलेबस ख़त्म करके आप बैठे हों, जैसे मेरे सामने जो प्री रिज़ल्ट के लोग कुछ नज़र आ रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछूंगा तो शायद वो मुझे 20 अलग अलग जगह बता दें जहाँ रजिस्ट्रार की कोई ना कोई ड्यूटी थी। बच्चों ने मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया, उन्होंने कहा जी एड्डा भी नहीं हो गया, मतलब ठीक है, को 8-9 तक की बात करते हैं, कोई मतलब करने वाली बात करें, आपने तो गेम ही बहुत ऊपर पहुंचा दी। तो रजिस्ट्रार की ड्यूटीज़ क्या हैं? पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता है, लेकिन टू स्टार्ट विद हम कहते हैं एक डेटाबेस ऑफिसर है। ये रिकॉर्ड्स रखता है, कंपनियां इसको अपने रूटीन डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करती हैं। ये फिर मॉर्गेजेस एंड चार्जेस एक चीज़ है, उसका रिकॉर्ड रखता है, वो हम आगे जाके एक चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे कि वो क्या है। उसके अलावा ये इसके पास सारे के सारे जो भी मामलात हैं वो मौजूद हैं, प्लस अगर इसे किसी कंपनी में कोई गड़बड़ होती नज़र आ रही है तो ये आज जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, ये कंपनी के रिकॉर्ड मांग सकता है, वो रिकॉर्ड कब्जे में ले सकता है, रिकॉर्ड सीज कर सकता है, कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। तो ये गवर्नमेंट का वो ऑफिसर है जो कंपनियों के डे टू डे अफेयर्स को देख रहा है और हर कंपनी अपनी सारी चीज़ें इन्हें बताती है ताकि ये ट्रैक रख सके कि कंपनियां सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही। और जो कंपनियां रूटीन डॉक्यूमेंट्स इन्हें ना फॉरवर्ड करें तो ये उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं।
तो इसका मतलब है कि इसका मेन काम है ट्रैकिंग करना है कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही। किताब से पूछते हैं। SECP वॉज ऑप्शनलाइज ऑन 1 जनवरी 1999। 1 जनवरी 1999 को SECP पैदा हुआ या ऑपरेशनलाइज हुआ। SECP ने रिप्लेस कर दिया CLA को, यानी कि कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को रिप्लेस कर दिया। SECP का हेड ऑफिस फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में है। SECP, अब देखना जो लोग बीलॉ पढ़ रहे होते हैं या जिनको बीलॉ का आइडिया है, तो बीलॉ में क्या है, वो एक एक लाइन में एक एक रूल दिया हुआ होता है। उस रूल में कलाबाजियां खाते रहो। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, फलाना शुड बी कम्युनिकेटेड एज पर द प्रपोजल। और वो इधर जो बात है वो हर बात में कोई नई बात नहीं है, वो एक एक बस डिस्क्रिप्शन सी दी हुई है। इसमें अक्ल कम इस्तेमाल होती है और याददाश्त ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कि अब SECP पे सवाल आ जाए पेपर में 5 नंबर का और आप खुद से लिखना चाहें तो शायद ये सारी लाइनें ना लिख पाएँ। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें क्रैमिंग का मटेरियल बी लॉ से ज़्यादा है। वो लोग जो बी लॉ पढ़ के आए हुए हैं और वो सी लॉ पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो सी लॉ में काफ़ी ज़्यादा क्रैमिंग है। SECP का हेड ऑफिस है फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में। 8 रीजनल ऑफिस हैं। किताबी ज़बान ये कहती है कि एक वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में रीजनल ऑफिस भी हो गया और हेड ऑफिस भी हो गया। 4 प्रोविंशियल कैपिटल हो गए और 3 बड़े शहर मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर। और मैंने इसका एक फार्मूला आपको बताया था कि PSL प्लस 2 शहर याद रख लें तो काम चल जाएगा। अब पावर्स का जिक्र आता है। SECP हैज़ बीन गिवन लॉट ऑफ पावर्स अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये लाइन छोड़ते हैं, नीचे वाली लाइन देखते हैं। लॉ हैज़ वेस्टेड वेरियस पावर्स टू SECP। लॉ ने SECP को बहुत सारी पावर्स दे दी। इन एडिशन टू कंपनीज एक्ट, SECP इज ऑल्सो एम्पावर्ड बाय SECP एक्ट टू एक्सरसाइज मेनी पावर्स एंड फंक्शंस। तो SECP को कंपनीज एक्ट ने बहुत सारी पावर्स दी हैं, लॉ ने बहुत सारी पावर्स दी हैं, और कंपनीज एक्ट के अलावा SECP को SECP एक्ट ने भी बहुत सारी पावर्स दी हैं। तो इन तीनों जुमलों में एक ही बात लिखी हुई है कि SECP पास पावर्स नहीं बताई, बहुत सारी पावर्स है। सिर्फ इस एक लाइन में उन्होंने बताया कि SECP मेनली किन कंपनियों को डील करता है। तो ये जो कंपनियां होती हैं कंपनी लॉ वाली, उनको डील करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को डील करता है, थोड़ा सा बैंकिंग कंपनीज को डील करता है, फिर मुदारबा पे आगे चल के बात होगी। खास तरह का इस्लामिक बिजनेस होता है, कुछ आपको पहले से पता है, कुछ हम अपने सिलेबस के हिसाब से देखेंगे। फिर खास तरह की कंपनी होती है, उनको कहते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये वो कंपनियां होती हैं जो बैंक नहीं होते लेकिन ये बैंकों जैसे काम कर रहे होते हैं, किस्तों पे चीज़ें दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बैंक नहीं है। लीजिंग का काम कर रहे हैं, हाउस फाइनेंस का काम कर रहे हैं, तो वो वाली कंपनियां भी SECP के अंडर आती हैं। तो इसमें काम की बात यह है कि आपने देखना है कि ये वाला जुमला याद रखने वाला है कि हाँ भाई ये वो चीज़ें हैं जिनको SECP रेगुलेट करता है और ये कौन से शहरों में ऑफिसेज हैं। तो ये तकरीबन 2 काम की बातें हैं जो इस समय स्लाइड पे नज़र आ रही हैं। SECP समझ आया। फिर आता है हमारा रजिस्ट्रार अपनी लंबी सी डेफिनेशन के साथ। रजिस्ट्रार मीन रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। 6 नाम याद रखने हैं। अगेन सादा रजिस्ट्रार, उसके बाद आपने इजाफी सोचना है एडिशनल रजिस्ट्रार और इसी तरह से जॉइंट भी जो साथ जुड़ के काम कर रहा है, और फिर दोनों को जोड़ देना है, एडिशनल जॉइंट। फिर 2 छोटे लेवल के बंदों की तरफ आना है, डिप्टी और असिस्टेंट। तो रजिस्ट्रार, इजाफी रजिस्ट्रार, साथ जुड़ा हुआ रजिस्ट्रार, साथ जुड़ा हुआ इजाफी रजिस्ट्रार, छोटा रजिस्ट्रार और बहुत छोटा रजिस्ट्रार। तो डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय SECP परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर दिस एक्ट, या कोई भी और ऑफिसर जो SECP ने मुख्तस कर दिया। तो दुख की बात यह है कि ये डेफिनेशन हमें याद करनी पड़ेगी। पेपर में कभी भी वो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे ये क्या बात है, ये कौन पूछता है डेफिनेशन। तो ये 6 नाम याद रहेंगे इंशाल्लाह। क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं? कंपनियों की रजिस्ट्रेशन, रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे। कीप्स ट्रैक ऑफ कंपनी रूटीन डॉक्यूमेंट, कंपनी की जो रूटीन डॉक्यूमेंट है उनका हिसाब किताब रखेंगे। कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, और फॉरन ब्रैकेट में लिखे एक्सप्लेन इन द फर्दर चैप्टर, कि कहीं बच्चे एकदम से तड़प ना जाए सर ये क्या होता है, ये किस तरह से। हमारे चैप्टर नंबर 7 का नाम ही मॉर्गेजेस एंड चार्जेस है, तो उधर हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह। कैन कॉल द ऑफिसर ऑफ कंपनी फॉर इन्फॉर्मेशन, कंपनी के लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बुला सकता है। एम्पावर्ड, इसके पास पावर है कि इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी।
सीज कर सकता है बुक्स एंड रिकॉर्ड्स अगर उसे मुनासिब लगे। तो ये एक सफ़े में एक जनरल डिस्क्रिप्शन है अथॉरिटीज़ की, SECP, रजिस्ट्रार और ये क्या होते हैं। कुछ चीज़ें बीच बीच में ना स्किप होती हैं, मैं भी डे एंड पे आपको बताऊंगा कि कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रोके हुए हैं जो हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 के साथ जोड़ के पढ़ते हैं, तो उसमें ज़रा ज़्यादा बेहतर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। यहाँ तक बात समझ आई? चलें जी आगे। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे का जिक्र करते हैं, एक ख़ास किस्म की कंपनी, और उसके बाद हम जिक्र करें होल्डिंग सब्सिडरी। या पहले टाइप ऑफ कंपनी चल रही है तो होल्डिंग सब्सिडरी कर लें, पता नहीं आप लोगों का। होल्डिंग सब्सिडरी, अकाउंटिंग पढ़े हुए नौजवाना ने मिल्लत मेरे सामने मौजूद है। अकाउंटिंग में सब्सिडरी किसे कहते हैं? जिसके 50% से ज़्यादा शेयर्स किसी दूसरी कंपनी के पास हों तो वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। अकाउंटिंग में इसके अलावा कुछ पढ़ा है? अकाउंटिंग में बस इतनी सी निशानी, ठीक है जी। FR2 में कंसोलिडेशन में ज़रा प्रॉपर इसका जिक्र आता है। FR1 लेवल पे आई बिलीव कि शायद होल्डिंग सब्सिडरी का बहुत ज़्यादा तस्करा ना पाया जाता हो। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में है कुछ इसका तस्करा? वहाँ पे भी नहीं है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में भी नहीं है। तो सारी फिर मेरे ऊपर ही आ गई ना सारी बात, ठीक है जी। अब आपने मुझे बिल्कुल ही तनहा कर दिया, तो फिर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, इंसानों में रिश्ते मौजूद होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये वालिदैन है, ये औलाद है, तो सम टाइम औलाद का कंट्रोल वालिदैन के पास होता है, तो हम औलाद के किसी एक्शन पे हम समझते हैं कि ये वालिदैन का एक्शन है, तो वालिदैन और औलाद को हम नॉर्मली आपस में कनेक्टेड मानते हैं। तो इंसानों में तो रिश्तेदारियाँ होती हैं कि हाँ भाई ये हुक्म देने वाला है और दूसरे बंदे ने उसका हुक्म फॉलो करना है। तो सम टाइम अगर किसी बच्चे ने कोई काम किया है तो हम सोचते हैं कि ये इसने खुद नहीं किया होगा, इसको वालिद ने कहा होगा। जैसे मशहूर ज़माना सियासी एग्जाम्पल है कि कुछ बच्चों के पास कुछ फ्लैट हैं किसी दूसरे विदेशी मुल्क में, नहीं यूँ पहचान में नहीं आएंगे, कुछ गोल मटोल से बच्चों के पास, ठीक है, कुछ इंटरनेशनली कुछ फ्लैट हैं, लेकिन आप जैसे आगबत नाअंदेश लोग बहतान लगाते हुए आप कह देते हैं कि जी वो जो फ्लैट्स हैं वो उनके नहीं हैं, वो उनके वालिद के हैं, चूँकि छोटे बच्चों ने फ्लैट कहाँ से ख़रीद लिए? वालिद से पॉकेट मनी लेके। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि नहीं भाई ये तो दादाजी ने गिफ्ट किए थे इन बच्चों को, ठीक है। अब वो दादाजी को अपने बेटे से ज़्यादा अपने पोतों से प्यार था, अब ये तो घर की बात है, अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो हुआ ये कि जब एक ही घर में दादा, वालिद, पोते और उनके दरमियान ट्रांजैक्शन हुई तो हमारे जहन में अजीब व गरीब से शक आ गए, चूँकि वो कनेक्टेड हैं। अब कंपनियों में क्या इस तरह की रिश्तेदारी होती है? कंपनियों में किसी कंपनी का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा तजर्बा, डिग्री नहीं, पैसा। तो कंपनी का मालिक बनने के लिए पैसे से आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो इसी तरह से अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का अब्बा बनना चाहे, मालिक बनना चाहे, उस पर हुक्म चलाना चाहे, उसकी पेरेंट बनना चाहे, होल्डिंग को हम पेरेंट भी बोलते हैं, तो उसे क्या करना होगा? दो में से कोई एक काम। ऑल्दो एक तीसरी शर्त भी है, लेकिन वो दूसरी शर्त के अंदर कवर हो जाती है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा वो शेयर्स खरीद ले जिसके बाद वो वोट शोट कर सके और उसके पास इख्तियार आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो कंपनी होल्डिंग कंपनी बन गई और ये कंपनी सब्सिडरी बन गई। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो जो शेयर्स खरीद ले उसे क्या कहेंगे? होल्डिंग या पेरेंट, और जिसके शेयर्स खरीदे गए वो सब्सिडरी कहलाएगी। अच्छा, अब अगर एक कंपनी की एक सब्सिडरी है, एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी आगे से अगर अपने किसी और को अपनी सब्सिडरी बना ले तो वो भी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। एक होल्डिंग कंपनी की अगर एक सब्सिडरी है, लेयर्स हैं, होल्डिंग कंपनी की नीचे सब्सिडरी, एक होल्डिंग कंपनी है जी, कितना? थोड़ा सा, ठीक है जी। अगर एक होल्डिंग कंपनी है
और उसके नीचे एक सब्सिडरी कंपनी आती है, और उस सब्सिडरी कंपनी की आगे से कोई सब्सिडरी कंपनी है, और उसकी आगे से कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो मैं कहूँगा ये हमारी होल्डिंग कंपनी की डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट तहें बिछी हुई हैं कि आपसे नीचे जो सब्सिडरी है, उससे नीचे सब्सिडरी, उससे नीचे सब्सिडरी। तो इस फिनोमेना को कहते हैं लेयर्स। एक कंपनी की सब्सिडरीज और उन सब्सिडरीज की सब्सिडरीज और उन सब्सिडरीज की सब्सिडरीज की सब्सिडरीज की सब्सिडरीज की पता नहीं कितनी सब्सिडरीज, ये सब कहलाती हैं लेयर्स। एक कंपनी अपने नीचे कितनी लेयर्स रख सकती है ये लॉ बताएगा, और हमारे पूरे सिलेबस के एंड तक नहीं बताया। बस एक कंपनी एक खास नंबर ऑफ लेयर्स रख सकती है, अपने से नीचे डिफरेंट लेयर्स रख सकती है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लिस्टेड कंपनी 7 लेयर्स रख सकती है। जस्ट फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, किताब खामोश है इस पे। जी, इन्होंने कही जो आखिरी सब्सिडरी है इसकी होल्डिंग कौन है। मजे की बात है, इसकी होल्डिंग ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये सारे, ये वालिद, ये दादा, ये परदादा, तो ये सारे के सारे उसके वालिदैन, अबो अजदाद। तो एक वक्त में एक कंपनी की काफ़ी सब्सिडरीज हो सकती हैं और एक वक्त में एक सब्सिडरी की काफ़ी सारी होल्डिंग्स हो सकती हैं। लेकिन अगला रूल इससे ज़्यादा तकलीफ दे है। ये जो मैंने जब 50% बोला है ना कि एक कंपनी दूसरे के 50% शेयर्स खरीदे, ये होल्डिंग प्लस लेयर्स पे अप्लाई करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक होल्डिंग कंपनी H, उसकी एक सब्सिडरी S1 है और सब्सिडरी की एक सब्सिडरी S2 है। होल्डिंग कंपनी ने कंपनी Y के 30% शेयर्स खरीदे, S1 ने 15% शेयर्स खरीदे, S2 ने 10% शेयर्स खरीदे। होल्डिंग की अपनी लेयर्स के साथ मिला के Y कंपनी में 55% शेयर होल्डिंग है, तो Y कंपनी इस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी। तो 50% वाला रूल बड़ा जालिम है। अगर एक कंपनी ने खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो जिसके आधे से ज्यादा शेयर्स उसने खुद या अपनी लेयर्स के साथ मिलके, इनडायरेक्टली का मतलब है अपनी लेयर्स के साथ मिलके अगर खरीद लिए, तो ये कंपनी बन जाएगी सब्सिडरी और वो कंपनी बन जाएगी। तो पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट कि एक सिचुएशन आएगी जिसमें एक कंपनी है, कुछ शेयर्स उसने खरीदे हुए हैं, कुछ शेयर्स उसकी सब्सिडरी ने खरीदे हुए हैं, और आपसे पूछें कि हाँ भाई बताओ कि ये होल्डिंग की ये सब्सिडरी बन रही है या नहीं बन रही। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए खुद या अपनी लेयर्स के साथ, लेयर्स कैसे कहते हैं, अपने नीचे वाली सब्सिडरीज के साथ मिल के अगर आपने शेयर्स खरीद लिए, तो भी वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। क्लियर? होल्डिंग की ना एक बड़ी कमाल डेफिनेशन है लॉ में। जी जी जी, अब सवाल ये कि क्या वो लेयर्स होल्डिंग होंगी। अब लेयर के लेवल पे आके देखते हैं। ये लेयर है S1। अब देखते हैं क्या S1 ने अपनी सब्सिडरियों के साथ मिलके 50% सुपर खरीदे हुए, नहीं खरीदे हुए, तो वो होल्डिंग नहीं बनेगी। जो भी कंपनी अपने से नीचे की लेयर्स के साथ मिलके आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लेगी, वो होल्डिंग बन जाएगी। डन। अगर ये थोड़ा सा रिवर्स होता है, इसने 5% खरीदे और तो नीचे ज्यादा, तो दिस कुड हैव हैपन कि H भी होल्डिंग बन जाता और शायद S1 भी बन जाता। लेकिन अभी S1 ने S2 के साथ मिलके 25% खरीदे हुए हैं और H ने S1 और S2 के साथ मिलके 55% शेयर खरीदे हुए हैं। तो अगर एक कंपनी ने खुद और अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलके आधे से ज्यादा शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो कंपनी बन जाएगी आपकी सब्सिडरी। याद रहेगा? आसान अल्फाज में, अब इस कंपनी में जब भी मीटिंग्स होंगी और जब भी मामलात होंगे और जब भी डिसीजन मेकिंग होगी, तो वो वोटों से होगी, और वो वोट डालने वाले आधे से ज़्यादा लोग तो वो या उसके चमचे हैं। तो फैसला क्या होगा? जो वो चाहेंगे। ठीक है, वो या उसके साथ जितने भी उसके चेले हैं, जितने भी उसके अंडर लोग आ रहे हैं, वो सब उसके साथ हैं। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के फैसलों को कौन चला रहा है? वो कंपनी। तो वो होल्डिंग बन जाएगी, ये सब्सिडरी। लॉ में होल्डिंग कंपनी की एक बड़ी ही खूबसूरत सी डेफिनेशन है। वो कहते हैं कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब एक दूसरी ऐसी कंपनी हो जो उसकी सब्सिडरी हो। कोई कंपनी किसी दूसरी की होल्डिंग कंपनी तब तक नहीं हो सकती
जब तक एक दूसरी ऐसी कंपनी ना हो जो उसकी, यानी इसका मतलब है हर वालिद के लिए एक औलाद होनी ज़रूरी है। औलाद होगी तो वो अपने आप को वालिद कहेगा, अगर औलाद नहीं होगी तो वालिद नहीं कह सकता। तो सब्सिडरी नहीं होगी तो होल्डिंग नहीं कह सकते। तो किसी कंपनी को होल्डिंग तब कहा जा सकता है व्हेन कम से कम एक ऐसी कंपनी हो जो कि उसकी सब्सिडरी कंपनी हो। होल्डिंग सब्सिडरी पहली शर्त समझ आई। दूसरा तरीका, किसी तरीके से आपके पास एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट आ जाए, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ जाए कि आप उसके बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर हम इकट्ठे बोलें तो हम इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको बीओडी बोलते हैं और सम टाइम हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं बोर्ड। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल करती हो, बोर्ड को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर अगर आपके पास आ जाए तो आप होल्डिंग बन जाएंगे और वो सब्सिडरी बन जाएगी। क्योंकि इस कंपनी के निज़ाम को आप संभाल रहे हैं, इस कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स तो आपके कंट्रोल में। एक याद रखना है बात, यहां लेयर्स नहीं है, इस रूल में लेयर्स नहीं है। तो ये कंपनी खुद ही अगर इतनी पावर रखती होगी कि दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है तो वो होल्डिंग बन जाएगी और दूसरी वाली कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। डन, ये रूल समझ आ रहा है। तीसरा रूल ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, सब्सिडरी की सब्सिडरी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी बन जाती है। तो वो हमने बात कर ली कि जब आपने लेयर्स के साथ मिलकर, अगर सब्सिडरी की सब्सिडरी है तो इसका मतलब है आप और आपकी लेयर्स ने मिलकर किसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाया हुआ है। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग याद रखें कि एक तीसरा रूल भी है कि अगर एक कंपनी की एक सब्सिडरी है और उस सब्सिडरी की आगे से कोई सब्सिडरी है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सब्सिडरी भी बन जाएगी, या भले वो जिस मर्जी रूल से, आपने इन दो में से जिस मर्जी रूल से उसको सब्सिडरी बनाया, उसने इन दो में से जिस उसको सब्सिडरी बनाया, आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी खुद ब खुद आपकी सब्सिडरी भी बन जाएगी। डन। किताब से एक दफा पूछते हैं, किताब में इसके अल्फाज देखते हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, नहीं तो इसको एडिट करते, ये हमारा लैपटॉप जो है ना, ये बेचारा जब एडिट मोड में आता है तो थोड़ा उदास ज़्यादा हो जाता है। होल्डिंग कंपनी, अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी। आप थोड़ा सा ज़रा जूम ज़्यादा कर लीजिएगा कैमरे को, बारीक ज़रा ज़्यादा लिखा है। अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इट इज सब्सिडरी। होल्डिंग किसे कहेंगे, एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब वो कंपनी इस कंपनी की सब्सिडरी हो। तो ये तो फजूल सी बात थी, इसको क्रॉस करते हैं तो उसमें सिर्फ उन्होंने रिलेट किया था। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी भी और कंपनी के हवाले से, यानी किसी होल्डिंग कंपनी के हवाले से सब्सिडरी किसे कहेंगे, अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। जहां होल्डिंग कंपनी बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करे, कंपोजिशन कहते हैं तादाद को, यानी कि कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का इख्तियार अगर आपके पास आ जाए तो हम कहेंगे वो कंपनी कंट्रोल कर रही है इस कंपनी के बोर्ड को। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करे तो कंट्रोल करने वाली को होल्डिंग कहेंगे और कंट्रोल होने वाली को सब्सिडरी। या एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज, अपने पास रखती हो, एक्सरसाइज करती हो या उसके कंट्रोल में हो मोर देन 50% वोटिंग सिक्योरिटी। कैसे, ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। या खुद कंट्रोल करती हो या एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू कंट्रोल करती हो, उतनी वोटिंग पावर। ये बात समझ आई। नीचे उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हैं। Provided that such class or classes of holding company shall not have layers of subsidiary beyond such numbers as may be notified. इतना सच, such company shall not have such number of layers. उन क्लास या क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी के पास उतनी लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड उतने नंबर नहीं होगी जितनी
यानी उन्होंने कहा जिस तरह की कंपनी को हम जितने नंबर ऑफ सब्सिडरीज रखने की इजाजत देंगे वो क्लास ऑफ कंपनीज उतनी से ज्यादा लेयर्स नहीं रख सकते। अब किसको कहा और कितना कहा ये नहीं बताया, बस उन्होंने कह दिया इख्तियार हमारे पास है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने आपको बताया था कि SECP ने लिस्टेड कंपनी की जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस है उसके अंदर ये डिफाइन किया है कि 7 से ज़्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए आपके नीचे लिस्टेड कंपनी के। लेकिन चूंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमारे सिलेबस में एक जुमला है कि किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को कितनी लेयर्स रखनी है या नहीं रखनी वो डिफाइन किया जा सकता है। असूलन ये जुमला हमें नहीं बताने की ज़रूरत थी लेकिन बता दिया, देख लेते हैं। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी मान ली जाएगी इवन इफ अबव कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी को होल्डिंग की सब्सिडरी मान लिया जाएगा अगर एक और कंपनी ने इसी तरह का कंट्रोल रखा हुआ है जो कि इस होल्डिंग की क्या थी, तो भाई सीधे तरीके से लिख दो सब्सिडरी की सब्सिडरी सब्सिडरी होती है, तो होल्डिंग की होल्डिंग होल्डिंग होती है। ये बात समझ आई। या उन्होंने कहा कि एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरी या सब्सिडरी। उनका ऊपर के जुमले में लेयर का मतलब होगा सब्सिडरी या सब्सिडरीज और कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी शामिल होगा। यानी कि जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं ये सिर्फ कंपनियों पे अप्लाई नहीं करेगी, ये सारी तरह की कंपनियों पे अप्लाई कर जाएगी। फिर इसमें कॉन्सेप्ट है होली ओन्ड सब्सिडरी का। होली ओन्ड नाम से क्या नजर आ रहा है, सारी की सारी मलकियत। अब अगर एक कंपनी ने मोर देन 50% इतना मोर हो जाए कि 100% ही शेयर्स खरीद बैठे, तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद ले तो हम नीचे वाली कंपनी को कहेंगे कि वो होली ओन्ड सब्सिडरी बन गई ऊपर वाली होल्डिंग कंपनी की। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी जो भी है इफ ऑल ऑफ द शेयर्स आर ओन्ड बाय डेथ अनदर कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई भी कंपनी या कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा उसने किसी भी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद लिए तो जिसके 100% शेयर्स खरीदे गए वो क्या होगा, होली ओन्ड सब्सिडरी। डन। अब यहां पे ना मैं इसके साथ जोड़ के एक और डेफिनेशन बताता हूं विच इज पब्लिक सेक्टर कंपनी। दोबारा ध्यान से सुन लें, मैंने पब्लिक कंपनी नहीं कहा, पब्लिक सेक्टर। अब पूरे सिलेबस में जहां पब्लिक कंपनी नजर आए तो इसका मतलब है वो जिसमें पब्लिक आ जा सकती है, जिसमें शेयर्स खुलम खुला ट्रेड हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर का मतलब होगा गवर्नमेंट की कंपनी। अब किसी कंपनी को गवर्नमेंट की कंपनी कब कहें, एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी की होल्डिंग बन जाए तो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। अब इसी निशानी को जहन में रखते हैं, किसी कंपनी को पब्लिक सेक्टर कंपनी तब कहेंगे जब गवर्नमेंट के वो अंडर आती है। कैसे, अगर गवर्नमेंट अपने इदारों के साथ मिलकर आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, या अगर गवर्नमेंट के पास किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी पावर की वजह से इख्तियार है कि वो उस कंपनी के बोर्ड पे आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर सके, अपनी तरफ से बिठा सके, तो फिर हम उस कंपनी को क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर। तो डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है लेकिन मैं सिर्फ आपको याददाश्त के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट होगा तो पब्लिक सेक्टर कंपनी समझ आ जाएगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं ताकि होल्डिंग सब्सिडरी वाली हमारी साइकिल कवर हो। गुम हो गई हमारी डेफिनेशन, बीच में आया था ना कहीं, ये अ कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो विच इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटी और वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और अ स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कंपनी जिसके आधे से ज्यादा, ये आधे से ज्यादा को कंक्रीट कर दिया इन्होंने, 51% कह दिया, वो कंपनी जिसके 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिए हुए हों, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी अथॉरिटी वगैरह ने या गवर्नमेंट के अंडर किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को, कानूनी जो भी गवर्नमेंट का सेटअप है, तो उनमें से किसी ने भी 51% शेयर्स जिस कंपनी के कम से कम ले लिए हों वो बन जाएगी पब्लिक सेक्टर कंपनी। या इन रिस्पेक्ट ऑफ विच गवर्नमेंट या एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के वो जो नीचे इदारे हैं, has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of its directors।
तो वो वाली कंपनी जिसके 51 या उससे ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट के इदारे या गवर्नमेंट के सेटअप्स के पास हों, या जिसमें गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए, तो वो वाली कंपनी को हम क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर कंपनी। एंड इंक्लूड पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, और इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे भी शामिल हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा भी हम लोगों ने इससे अगला टॉपिक ही पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। क्या बात समझ आ रही है? तो हम लोगों ने कहा कि एक ऐसी कंपनी भले पब्लिक हो या प्राइवेट हो जिसके आधे से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं, या आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार गवर्नमेंट के पास है। एकदम से नहीं याद आया, अब यकीन माने इस प्रोवाइज़ो के बगैर हमारा सिलेबस चल सकता था, ये हमें ना भी बताते तो हमारी ज़िंदगी पे यकीनन कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन बस जहाँ से छापा मारा वो छापा मारते मारते एंड का प्रोवाइज़ो भी डाल दिया। हुआ ये कि स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए SECP या गवर्नमेंट के कुछ इदारे, और स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं बहुत सारे और इदारों को कंट्रोल करने के लिए कई दफ़ा क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने नुमाइंदे वहाँ पे बिठा देते हैं। यानी SECP क्या करता है, अपने कुछ लोगों को कहता है या भाई तुम वहाँ पे डायरेक्टर बन के बैठ जाओ ताकि तुम देखते रहो क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो अभी हमने कह दिया कि अगर गवर्नमेंट के इदारों के डायरेक्टर आधे से ज़्यादा किसी कंपनी में बैठे हुए तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ उन्होंने याद कराया कि ये जो इस तरह के इदारों पे गवर्नमेंट ने बिठाए हुए हैं बंदे, उनकी वजह से ये वाला पब्लिक सेक्टर कंपनी वाला मामला नहीं आएगा। नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय कमीशन, SECP को शॉर्ट में कमीशन बोलते हैं। SECP ने अगर डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर दिए ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे अगर डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिए, और एनी अदर एंटिटी और ऑपरेशंस ऑफ एनी अदर लॉ शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर SECP ने किसी कंपनी के बोर्ड पे या किसी गवर्नमेंट इदारे के बोर्ड पे डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिए तो सिर्फ इस नॉमिनेट करने की वजह से हम उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहेंगे। ये सिर्फ उन्होंने एक प्रोवाइजो दे दिया कि ये वाली डेफिनेशन स्टॉक एक्सचेंज या उन इदारों पे नहीं लगेगी जहां गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर नॉमिनेट हुए हुए हैं। अगर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्टर्स को चला सकती है तो फिर वो बनेगी होल्डिंग और ये बन जाएंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ नॉमिनेट किया हुआ है, चंद लोगों को बस वहां पे बिठाया हुआ है, ऐसी है जैसे आईकैप के काउंसिल में गवर्नमेंट के 2 नुमाइंदे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहेंगे जी आईकैप को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह के इदारों पे नॉमिनेशन बाय गवर्नमेंट की वजह से ये पब्लिक सेक्टर कंपनी वाली शर्तों को देखना नहीं शुरू कर देंगे। डन जी। जी, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्या ये नॉन गवर्नमेंट होती हैं? मैंने एक दफ़ा भी ऐसा नहीं कहा, और अभी ना आज का और ना कभी सिलेबस में कहा। आप लोग खुद से एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं NGOs के साथ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NFOs होती हैं या NPOs होती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप NFO भी बोल सकते हैं, इसे NPO भी बोल सकते हैं। एक खास तरह के इदारे को NGO बोलते हैं। अगर कोई इदारा गवर्नमेंट ना हो और वो समाज सेवा के लिए काम कर रहा हो तो वो कहलाता है NGO। तो हम अपने सिलेबस में जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा कहते हैं वो NGO नहीं है, लेकिन हमने चूंकि ज़्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे NGO देखे हैं जो लोग खुद ही से चला के बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम इसको वो सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, ये गवर्नमेंट भी हो सकता है और ये प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है। तो NGO होता है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के हो सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सेटअप नॉट फॉर प्रॉफिट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। आईकैप नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है जी। वहां से कोई भाई कुछ कहना लगे थे, क्लियर हो गया जी? क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक सेक्टर होगी? हमने क्या कहा, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या गवर्नमेंट की कोई स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर आपकी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसको आप चला रहे हैं, अगर वो आपकी एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी में काउंट होगी तो फिर उसकी सब्सिडरी ऑटोमेटिकली पब्लिक सेक्टर बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा डायरेक्टली ओन करें या इनडायरेक्टली ओन करें। तो इसमें ये 3 बातें हैं कि गवर्नमेंट हो या एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट हो या स्टैट्यूटरी बॉडी। जी ठीक है, ठीक है।
जी बिल्कुल, इन्होंने कहा अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम 1 साल तक आपके डायरेक्टर्स हम अपॉइंट कर सकते हैं, तो क्या हम होल्डिंग सिर्फ 1 साल के लिए? यस, होल्डिंग सब्सिडरी एक पक्का स्टेटस नहीं होता, ये एक इंसिडेंटल स्टेटस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज एक कंपनी ने दूसरे के 70% शेयर्स खरीदे, शाम 4:55 पे हम कह देंगे ये होल्डिंग बन गई। कल सुबह 9:05 पे उसने शेयर बेच दिया, हम कहेंगे वो होल्डिंग नहीं रही। यानी कि ये सिर्फ ट्रांजैक्शन का एक स्टेटस है। इसी तरह से अगर आज उनके पास कॉन्ट्रैक्ट में पावर है कि वो दूसरी कंपनी के बोर्ड पे बंदे बिठा सकते हैं, तो वो होल्डिंग बन जाएंगे, और जब वो पावर खत्म हो जाएगी वो होल्डिंग नहीं रहेंगे। तो होल्डिंग या सब्सिडरी पक्का उस तरह का स्टेटस नहीं होता जो आप अपने आर्टिकल्स में लिखते हैं कि हम एक पब्लिक कंपनी है या हम एक प्राइवेट कंपनी है। ये उस तरह का नहीं है कि आप बताते हैं कि मैं गारंटी लिमिटेड हूँ। जब आप कंपनी बनाते हैं ना, तो आप बताते हैं कि आप लायबिलिटी में से कौन सी तरह की कंपनी है, और आप बताते हैं ये पब्लिक और प्राइवेट में से कौन सी तरह की कंपनी है। लेकिन आप ये नहीं बताते मैं फलाना की सब्सिडरी हूँ या मैं फलाना की होल्डिंग हूँ, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बदलते रहते हैं। तो कल को आप एक इदारे की होल्डिंग है, आज शायद नहीं होंगे, कल शायद दोबारा से हो जाए। तो ये एक टेम्परेरी स्टेटस होता है जो इन दो में से किसी एक शर्त की वजह से अचानक से आ गया होता है। जी जी, एक एमसीक्यू है, उसका ऑप्शन बताइएगा। चलें जी। चैरिटी एंड सोशल वेलफेयर आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ठीक है जी। अब चैरिटी और जो ये इस तरह से है, अब इसको कमर्शियल तो नहीं कह सकते, और हमें ये भी नहीं उन्होंने बताया कि ये कोई पब्लिक कंपनी टाइप की कोई बात हो रही है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट। अब असूलन इसका हमारे सिलेबस के मुताबिक जो ऑफिशियल जवाब होना चाहिए वो नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि एमसीक्यू लिखने वालों ने सोचा हो कि बच्चों के जहन में एनजीओ होगा, तो उन्होंने ऑप्शन एनजीओ की टिक कर दी हो। अदरवाइज इसका ऑफिशियल सरकारी जवाब होना चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बड़ा वर्ड है, इसमें गवर्नमेंट के नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे भी आ सकते हैं। भाई रेस कोर्स पार्क, मेरे ख्याल में एंटर होने की एक ज़माने में 1 रुपये पर्ची होती थी, शायद अब उतनी भी नहीं है अभी पर्ची कोई है 1 रुपये? अच्छा बाइक नहीं, तो वो तो बाइक तो किसी और कंपनी ने पूछा ना, वैसे अंदर एंट्री फ्री है। अब अगर वो वहाँ पे लोग जाते हैं और वो उनसे रेवेन्यू नहीं कमाते, तो क्या वहाँ माली काम नहीं करते? क्या वहाँ बाकी सारे सेटअप नहीं होते? तो गवर्नमेंट के अक्सर इदारे ऐसे होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव पे बनते हैं, जिसका मकसद कमाई नहीं होता, जिसका मकसद होता है समाज सेवा, जिसका मकसद होता है थोड़ा सा हेल्प करना। और इसी तरह से जब आम इंसान इस तरह का कोई इदारा बना लेते हैं, तो उसे हमें उर्फ़े आम में एनजीओ बोलते हैं। लेकिन हमने अपने सिलेबस में वर्ड एनजीओ इस्तेमाल नहीं किया, हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बड़ा वर्ड है, इसमें गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकते हैं, और ये जो प्राइवेट लोगों ने खुद बनाए हुए होते हैं एनजीओज, ये भी इसमें आ सकते हैं। डन? क्या होल्डिंग, सब्सिडरी और ये सारी बात समझ आ रही है? अपनी स्पेशल किस्म की कंपनी की तरफ आते हैं। जी जी, पब्लिक सेक्टर कंपनी की कोई एग्जांपल? ये पीआई है, पीटीसीएल, ख़त्म ही नहीं होती, कंपनियाँ ही कंपनी है। एनएलसी, पीएनएससी, क्या कहते हैं, ये जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है। फिर इसके अलावा ये जो आपके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो मुख्तलिफ तरह के वो बने हुए हैं। और अगेन सिर्फ कंपनी ही नहीं, बॉडी कॉरपोरेट या किसी भी किस्म का इदारा इसके अंदर काउंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ कामों के लिए नेस्पाक इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट का इदारा है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो अलग अलग डायमेंशन में काम कर रही हैं, और वो सारा ये आपका एफडब्ल्यूओ, पीएसओ, पाकिस्तान स्टील कंपनी, काफ़ी कुछ है। डन? वापस इधर आते हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट किसे कहेंगे? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट उसे कहेंगे जो एसोसिएशन हो नॉट फॉर प्रॉफिट। वाह, एक ऐसी एसोसिएशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो उसे कहेंगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर कुछ लोगों ने ये इरादा किया है कि हमने एक ऐसा सेटअप बनाना है जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, हमने एक ऐसा इदारा बनाना है जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, तो सिर्फ ये इरादा नहीं करना, उन्होंने कानूनी तौर पे अपना ढांचा ऐसा बनाना है कि वो फिर बेईमानी की नीयत ही ना करें। याद है वो जो 2-3 फैमिली मेंबर्स ने मिलकर कंपनी बनाई,
और फिर अचानक से एक भाई जो है या दो भाई जो है वो सारे शेयर बेच के चले गए, तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने आप को बनाया ही प्राइवेट कंपनी ताकि कोई कानूनी तौर पर ऐसा कर ही ना सके। अब चंद लोग मिलके कहते हैं हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम नेक इरादे से एक इदारा बनाना चाहते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करे। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप इतने ही पक्के हैं तो आओ ज़रा 4 शर्तें हमारी मान लो, और फिर एंड तक वो चारों शर्तें मानते रहना है। आप कहते हैं जी बताएं कौन सी शर्तें हैं। तो ये लोग जिन्होंने नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना है ये अप्लाई करेंगे SECP को, और SECP से कहेंगे कि हमें आप एक लाइसेंस दे दें कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बन जाएं। SECP कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको लाइसेंस दे देता हूं। नंबर 1, आपके प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक मकसद होना चाहिए। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिया कि आप आर्ट्स की प्रमोशन के लिए, साइंस के, रिलीजन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फलाना के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए 12 चीज़ों की लिस्ट बता दी, जिसमें से 12वां आइटम है एनी अदर एज में बी स्पेसिफाइड या एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। तो नंबर 1, आप उन डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। यानी कि अब आपने समाज सेवा के लिए इदारा बनाना है, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना है, तो भी उन मकासद में से कोई एक हो, ये आप साबित कर दें कि आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा है। तो आप 11 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिफाइन कर दिए और 12वें में उन्होंने अपने पास ऑप्शन रखी है कि अगर आपका कोई डिफरेंट हो तो आप वो भी बता दें। पहली शर्त समझ आ रही है, उन डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट उठाना है। दूसरा वो कहते हैं खबरदार आपने अपने सरप्लस या प्रॉफिट, प्रॉफिट कहना गंदा लफ्ज है तो इसलिए सरप्लस जरा प्यारा लफ्ज है, आप अपने सरप्लस या प्रॉफिट्स अपने मेंबर्स को नहीं बांटेंगे। आपने एक नेक काम के लिए इदारा बनाया है, आप भूखों को खाना खिलाना चाह रहे हैं। अब क्या हुआ, आप जनाब पहले अपने डोनेशन डालते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने लोगों से डोनेशन लेनी शुरू कर दी, इदारा बहुत बड़े लेवल पर फैल गया, करोड़ों की डोनेशन आना शुरू हो गई और आपने वो करोड़ों की डोनेशन से लोगों को खाना खिलाने शुरू कर दिए। अब ऐसा ना हो कि आप कहें कि अब तो इदारा सरप्लस में आ गया, अब हमें 1 अरब की डोनेशन आ जाती है और 70 करोड़ के हम खाने खिलाते हैं, तो हमारे पास 30 करोड़ सरप्लस पड़ा है। तो एक काम करते हैं, जैसे कंपनियां सरप्लस बांट देती हैं अपने मेंबर्स में, तो हम भी बांट लें। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पहले ही दिन से ये वचन दें कि आप मेंबर्स को सरप्लस या प्रॉफिट नहीं बांटेंगे। तो भाई वो 30 करोड़ कहाँ जाएगा, उसको देख देख के बार बार तंग होते रहेंगे। उन्होंने कहा जी आप उसको री इन्वेस्ट करें, ये सरप्लस या प्रॉफिट्स आपके ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगेंगे, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करें, आप अपने मकासद की तशहीर करें, आप अपने मकसद पे खर्च करें। आप हॉस्पिटल हैं, आप नए बेड्स ले आएँ, आप मशीनें ले आएँ, आप नए डॉक्टर्स को ले आएँ, आप जगह जगह बैनर लगा दें कि जी हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पास अगर सरप्लस है तो आप उस सरप्लस से एक ही काम कर सकते हैं, अपने ही इदारे को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे IKEP भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, अभी थोड़ी पहले बात हुई। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा गरीब इदारे को नहीं कहते। ये इदारा भी जो मैंने बताया ये भी तो 1 अरब रुपए हाथ में रख के बैठा हुआ है। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा वो होता है जिसका इरादा प्रॉफिट का नहीं होता। तो IKEP का इरादा प्रॉफिट का नहीं है। IKEP आपसे पैसे मांगता है, IKEP हमसे पैसे मांगता है, इसलिए कि मुल्क में अकाउंटेंसी के प्रोफेशन की तरवीज के लिए वो इकदाम कर सके। जी जी, अब अगेन क्या इदारा अपने नेम की पब्लिसिटी पे खर्च कर सकता है? यस, अपने नेम की, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन कब होगी? जब आपके नाम की प्रमोशन होगी। तो अगर आप कहेंगे कि हमारा ये इदारा है, हमारा इस तरह का इदारा है और आप उसको प्रमोट भी करते हैं तो दिस इज अलाउड। आप अपने मकासद को या अपने इदारे को प्रमोट कर सकते हैं, तशहीर कर सकते हैं। तो जिसमें नॉर्मली IKEP क्या करता है कि IKEP बड़े पुराने सरप्लसेस को, रिजर्व्स को उठाता है और अपनी मार्केटिंग पे लगाता है। गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे जाके IKEP के सेशंस होते हैं। IKEP वहाँ के लोगों को बताता है कि व्हाट इज़ IKEP, उन्हें बताता है कि चीज़ें किस तरह से होती हैं, CA क्या होता है, CA करके क्या फ़ायदा होता है। IKEP अपने पैसे वहाँ उजाड़ के आता है, वापस आता है तो पीछे वो सारे बच्चे जो है वो नहीं होता था, वो पाइपर मैन होता था जो वो बांसुरी बजा रहा होता था और पीछे जो है वो चूहे, और बल्कि वो कौन सा पाइपर मैन था, बचपन में शायद आपने कोई स्टोरी ऐसी पढ़ी हो। जी, इन्होंने कहा रोलेक्स वॉच वाले कहते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकते हो, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, अगर वो वाकई उन रूल्स को फॉलो करें। देखें,
नॉट फॉर प्रॉफिट और अमीर इदारे को ज़रा थोड़ा सेग्रीगेट कर लें। आईकेप बहुत अमीर है लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट है। आईकेप का मकसद प्रॉफिट नहीं है। भाई आईकेप के पास सरप्लस है तो मेंबर्स को दे दे। अगर आईकेप मुझे कुछ नहीं दे रहा पैसे, तो इसका मतलब है कि आईकेप का इरादा ये नहीं है, यानी हम मेंबर्स जिनका इदारा आईकेप है, तो हमारी हरगिज़ ये ख्वाहिश नहीं है कि वो इदारा हमें प्रॉफिट दे। हम कहते हैं वो इदारा लोगों के लिए काम करे। उफ, और सिर्फ आप थोड़ी पैसे देते हैं, हम भी पैसे देते हैं। आईकेप अपने एक मेंबर को कोई पैसे नहीं देता, एक मेंबर को देता है। कौन से मेंबर को? तो गवर्नमेंट को तो सपोर्ट के लिए पैसे देते हैं। अगर आपने पिछले दिनों कोई तस्वीर देखी है जिसमें आईकेप ने को पैसे दिए हैं, तो वो आईकेप के इंसान ने किसी और इंसान को नहीं दिए। आईकेप में मौजूद एक इंसान ने आईकेप की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए आईकेप नामी इदारे की तरफ से गवर्नमेंट नामी इदारे के एक इंसान को वो पैसे थमाए कि गवर्नमेंट को दे देना। वो क्रॉस चेक होता है, वो बंदे के नाम पे नहीं जाता, वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है डायरेक्ट। तो आप लोग एवं परेशान होते रहते हैं। आईकेप को चाहिए बच्चों को लैपटॉप्स दे, है ना, अपने ऑब्जेक्ट की प्रमोशन करे। लैपटॉप के पीछे आईकेप का मोनोग्राम बना हुआ हो, बच्चे जहां लैपटॉप खोले हैं आईकेप जनाब जगमगा रहा हो। तो ये होता है ना ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन। देखा जो चीज़ आपके फ़ायदे में वो आपको कितनी अच्छी लगी। और जब मैंने कहा आईकेप को चाहिए कि मेंबर्स को पैसे दे, ठीक है, आप 3,200 रुपये दे के साल में आप कहते हैं कि जी आईकेप ने आपको लूट लिया। जिन्होंने 32,000 साल का एज अ मेंबर, 1.25 लाख एज अ RIT, को 75,000 एज PPE, 75,000 एज MS ऑफिस, और पता नहीं कितना आज ही कोई तकरीबन वो बहुत सारे चेक साइन किए हैं, कोई 4-4.5 लाख की पेमेंट सालाना कर रहे हैं, उनको फ़ायदा कोई ना दे। और ये जो 3,100 रुपये 200 रुपये दे के जो है वो आईकेप के मालिक बनने के चक्कर में, ये तो पर्सनल हो गया। ये तो जो है ना, ये मेरे रूह को ज़ख्मी कर दिया कि मैं 4 लाख दे के भी जो है ना वो कुछ ना वो करूँ। आप कहें जी आपको लैपटॉप मिल जाए, हमें लैपटॉप दे। अच्छा जी, सरप्लस या प्रॉफिट्स ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाने हैं, मेंबर्स को नहीं देने। बस प्रॉब्लम आईकेप का ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन पे खर्चा करता है, उधर से मजीद बच्चे आ जाते हैं, तो सरप्लस जिसको कम करना था वो और बढ़ जाता है। अब गालबन आजकल शायद 1.25 अरब से 1.5 अरब के दरमियान सरप्लस है। सरप्लस आईकेप के सरप्लस का मतलब है वो इजाफी पैसे जो अभी अच्छे मकासद में इस्तेमाल होने के लिए रखे हुए हैं। प्रॉफिट कहेंगे तो गंदा वर्ड है। लैपटॉप वाला आप लोग आईकेप को ईमेल्स करें, उनसे कहें देखिए इतने सारे जगह पे बच्चों को लैपटॉप्स मिलते हैं और आईकेप वाले उस स्कीम में आ नहीं पाते क्योंकि हम किसी भी खाते में नहीं आते। इदारे का हमने फाइनेंशियल्स देखी पिछले दिनों, बड़ी खुशी हुई कि हमारा इदारा बड़ा तरक्की कर रहा है। तो एक छोटी सी सजेशन है कि अगर आईकेप जो है वो बच्चों को जो है वो लैपटॉप प्रोवाइड कर दे तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो फिर आईकेप भी बड़ा चला के वो कहेंगे चलें ठीक है, जो जो कैफ क्वालिफाई करेगा हम उसे लैपटॉप दे देंगे, क्योंकि फम में काम आना है ना, अभी तो नहीं काम आना। ठीक है, अब आप कहें मैंने ऑनलाइन क्लास लेनी है, वो कहेगा वो आपका अपना कसूर है। हम तो आपको कहते हैं हमने RIT रजिस्टर किए हैं, जाओ उनके पास फिजिकली बैठ के पढ़ो। चलें हम अपने मकसद से दूर ना हो जाए। जी जी, बड़ी मज़े की बात इन्होंने की। उन्होंने कहा ये जो NPOs हैं ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि अपने ही मेंबर्स को अपना एम्प्लॉय बना दें कि ये अकाउंट्स देखता है, ये फाइनेंस देखता है, ये फलाना काम करता है, फलाना काम करता है। हमारा जो सिलेबस है ना बड़ा छोटा सा है, हमारे सिलेबस में गिनती के सेक्शंस होते हैं। इसकी रेगुलेशंस हैं इन इदारों की, उन रेगुलेशंस के मुताबिक इस इदारे के मेंबर या इनके फैमिली मेंबर इदारे से तनख्वाह भी नहीं ले सकते। दिन के 6 घंटे इदारे के लिए काम करेंगे लेकिन तनख्वाह नहीं लेंगे। तो अब ये मत कहिएगा कि फिर इदारा क्यों बनाया था। क्यों बनाया था इदारा? इन्होंने समाज सेवा के लिए, भूखों को खाना खिलाने के लिए। अब उसमें वो भूखों की लिस्ट बनाएं और एंड पे अपने भी 4-5 नाम लिख के और सबको खाना खिला दें तो वो गलत होगा। तो जो इसीलिए मैंने कहा था कि शुरू से जो नीयत रखी है ना वो कहते हैं फिर पक्का हो जाएगा। फिर आपको जब लाइसेंस मिलेगा तो आप इन शर्तों से डेविएट नहीं कर सकते। 3 शर्तें, चौथी शर्त क्या है? पाकिस्तान की बका सलामती के अगेंस्ट नहीं आएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान,
ये इदारों के ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, ऐसी हरकतें नहीं होंगी, ऐसे एक्शंस नहीं होंगे जो पाकिस्तान की सलामती, बका, सालमियत और इस तरह के सारे अजीब अजीब से अल्फाज आपने इकट्ठे कर देने हैं। ये इदारे पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आएंगे। चलें जी, आपने चारों शर्तें पूरी करके SCCP को अप्लाई कर दिया। SCCP देखेगा कि क्या सही लग रहा है आपने जो बात की है, उसके बाद वो दे देगा आपको एक लाइसेंस, और लाइसेंस के मुताबिक आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा चला सकते हैं। सारा कुछ नॉर्मल इदारों की तरह से है, सिर्फ एक चीज़ है कि आपके नाम के साथ ये जो लफ्ज़ लिमिटेड और इस तरह के लिखे हुए होते हैं कंपनियों में, वो कहेंगे ये लफ्ज़ हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि उन लफ्ज़ों से कमर्शियल सी फील आती है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, उससे ना कंपनी वाली फील आती है। तो अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट अदारा है, उसके नाम में लिमिटेड लिखा हो तो लोगों को मुनासिब नहीं लगेगा। रेगुलर क्लास में मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर आप ज़ख्मी हो जाएं और आप जो है वो हॉस्पिटल की तरफ सफ़र कर रहे हैं और सामने दो हॉस्पिटल नज़र आते हैं, एक हॉस्पिटल का नाम है फ़र्ज़ करें गयूर हॉस्पिटल और एक का नाम है गयूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, तो आपका दिल खुद ही से करेगा कि मैं गयूर हॉस्पिटल चला जाता हूँ, ये प्राइवेट लिमिटेड वाले तो पता नहीं क्या करेंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड इस तरह के वर्ड जो है ना, ये देख के कमर्शियल सी महंगी सी फील आती है। तो इन इदारों को सारा कुछ रेगुलर इदारों की तरह से, बस इन्होंने नाम के साथ प्राइवेट, लिमिटेड और इस तरह के वर्ड्स नहीं लगाने। डन। अब अगर ये इदारा एक दफ़ा चल पड़ा तो चलता रहेगा अनलेस कि ये कुछ ऐसा करे कि इसका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाए। इसका लाइसेंस क्यों रिवोक होगा? एक लंबी सी लिस्ट है जिसको क्रैम करना है। अगर ये रूल्स को फॉलो ना करें, अगर ये कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी कर जाएं, अगर लाइसेंस की किसी शर्त को तोड़ दें, अगर ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्ट्रार के पास टाइमली जमा नहीं करा रहे, अगर इनके और को मसलो मसाइल हो जाएं, ये को फ्रॉड कर रहे हो, इनके चलाने वालों में बेज़ाब्तगियाँ वगैरह शुरू हो जाएं, एक लिस्ट है जिसको हमने क्रैम करना है कि इनमें से कुछ भी हुआ तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। स्क्रीन की तरफ जाके वो लिस्ट भी पढ़ लेंगे अगर दामन में गुंजाइश हुई वक्त के। कैंसिल हो गया इनका लाइसेंस, अगर कैंसिल हो गया फिर क्या होगा? फिर एक छोटा सा प्रोसेस है। अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो सबसे पहले तो उन्हें कह दिया जाएगा खबरदार आप स्टॉप कर दें डोनेशंस लेना। अब आप आवाम से डोनेशंस नहीं मांग सकते। नंबर 2, अपने ऑपरेशंस रोक दें। नंबर 3, अब आप अपने सारे एसेट्स इकट्ठे करें, नेट एसेट्स। अकाउंटेंट्स के सामने ये वर्ड तो मैं ले सकता हूँ ना, ये क्या होता है नेट एसेट्स? एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके जो बचता है। तो आप अपने नेट एसेट्स उठाएं और अपने जैसे किसी और इदारे को ट्रांसफ़र कर दें। कंपनी के बड़ों ने डिसाइड करना है कि उन्होंने अपने जैसे कौन से इदारे को चूज़ करना है। आइडियली सेम ऑब्जेक्ट्स रखने वाला हो, ना भी हो तो कम से कम किसी अच्छे इदारे को आप अपने नेट एसेट्स दे दें। नेट एसेट्स देते हुए थोड़ा सा आपने पैसे रोक लेने हैं ताकि आप अपने लीगल खर्चों को मीट कर सकें। आपने उनको ट्रांसफ़र कर देने, फिर रजिस्ट्रार को बता देना भाईजान हम लोगों का लाइसेंस कैंसिल हुआ था, हमने उनको अपने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अब ये सारा कुछ हो गया। उसने कहा ओके ठीक है जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो फिर आप शुरू कर देंगे वाइंडिंग अप प्रोसेस, यानी कि आप या तो अप्लाई कर देंगे वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी को खुद सही से बंद करना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपकी कंपनी के पास कोई एसेट्स लायबिलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद ज़ीरो, कोई मसला नहीं है, तो आप फिर रजिस्ट्रार को कह देते हैं कि भाई मेरा नाम, हमारी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर ऑफ कंपनी से निकाल दो, तो वो आपको ख़त्म कर देगा। अब आपकी कंपनी बंद हो गई। ये कंपनी के डायरेक्टर्स और ये कंपनी के जो मेन करता धरता थे, ये लोग अब कोई और जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा जिसको इन्होंने ट्रांसफ़र किया है 5 साल तक ये उसके अंदर नहीं जा सकते। यानी ऐसा ना हो कि ये जनाब अपने सारे असासे उठा के एक और इदारे को ट्रांसफ़र करें, खुद भी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएं, ये फौत हो गया और उस इदारे में जाके करप्शन शुरू कर दी। तो अगर ये किसी को ट्रांसफ़र कर दें अपने नेट एसेट्स, तो ये बाद में फिर उस इदारे के अंदर 5 साल तक नहीं शामिल हो सकते। इनका लाइसेंस कैंसिल करने से पहले इनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी, समाअत का मौका मिलेगा। अब चूंकि इस टॉपिक में छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें ज़्यादा हैं और रट्टे वाली चीज़ें भी हैं, तो ICAP को ये टॉपिक बहुत पसंद है। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा सवाल इसी टॉपिक से हैं और अनफॉर्चुनेटली रट्टे वाले ही सवाल। थोड़ा सा देखते हैं अंग्रेजी क्या कहती है। SCCP लाइसेंस दे देगा अगर शर्तें पूरी हो जाएं। 4 शर्तें। एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, याद है एक लिस्ट ऑफ पर्पसेस, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, फलाना फलाना फलाना, और एंड पे
एनी अदर, देन ये अपने प्रॉफिट्स को अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाएं। ये प्रोहिबिट करें पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को कोई डिविडेंड वगैरह ना दें, और इसके ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज नहीं हों और आगे नहीं होंगे अगेंस्ट लॉ, पब्लिक ऑर्डर, फलाना फलाना फलाना, और पाकिस्तान के कौमी मफाद के अगेंस्ट आप नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत सारी एनजीओज बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे भी काम कर रही होती हैं, तो उन्होंने रूल रख दिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा जो है वो एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे काम नहीं करेगा। अब जाहिर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्राइम करना है, तो ये इसमें ये 12 की 12 बातें हमें पेपर में लिखेंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक जो नॉर्मली बनाया जाता है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, क्या है जी वो? CSS रिसर्च, CSS रिसर्च ऐसे था। इसमें आपके ये सारे, यानी अगर आप निमोनिक बनाना चाहें, इन सबके पहले पहले कैरेक्टर्स को देखें, तो ये CSS रिसर्च अगर याद कर लें तो इससे आपको ज़रा थोड़ा सा इजी होगा इसको क्राइम करना। लेकिन अगेन ये कोई मोतबर तरीका नहीं है, अगर आप नॉर्मल तरीके से इसे याद कर सकते हैं तो भी हो सकता है, लेकिन अगर डर हो कि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए, तो CSS रिसर्च एक ज़रा मशहूर इसका निमोनिक है। 4 शर्तें समझ आई। फिर उन्होंने क्या कहा, SECP लाइसेंस दे देगा उन कंडीशंस और उन रेगुलेशंस पे एज इट थिंक फिट, जो उन्हें मुनासिब लगेगा, वही एज में बी स्पेसिफाइड। एसोसिएशन एंजॉय करेगी सारी प्रिविलेजेस लिमिटेड कंपनी की और बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन, सारी प्रिविलेजेस होंगी और उसकी सारी ऑब्लिगेशन फॉलो करेंगे, सिवाय वो जो एंडिंग वर्ड्स लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड के हैं वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे काम आप नॉर्मल कंपनी वाले फॉलो करें। लाइसेंस रिवोक कर सकता है SECP किसी भी टाइम पे। SECP कंपनी को एक नोटिस देगा कि हाँ भाई हम आपका लाइसेंस रिवोक करने लगे हैं, फिर SECP आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा टू बी हर्ड, आपके नुमाइंदे जाके उनको साबित करेंगे कि नहीं हमने गलत नहीं किया, तो अगर आप साबित कर देंगे तो बच जाएंगे, अदरवाइज आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। रेवोकेशन पर रजिस्ट्रार अगेन आपके नाम के साथ एंडिंग वर्ड्स लगा देगा और वो प्रिविलेजेस और वो सारे जो बेनिफिट आपको मिल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर एक प्रोसेस है, ये मैं लिस्ट को अभी साइड पे करके वो करता हूँ। कंपनी स्टॉप कर देगी सारी एक्टिविटीज़ सिवाय जो पैसे उसको ड्यू हैं वो रिकवर करने के। कंपनी डोनेशंस नहीं मांगेगी लोगों से, जितनी भी नेट एसेट्स हैं कंपनी के वो स्पेसिफाइड तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और कंपनी को जो इसी सेक्शन के अंदर लाइसेंस है, सेक्शन 42। लॉ के अंदर जगह जगह डिफरेंट सेक्शंस का रेफरेंस है, हम नॉर्मली सेक्शन नंबर याद नहीं रखते, लेकिन इन कंपनियों को उर्फ़ आम में कहा जाता है सेक्शन 42 वाली कंपनियां। तो अगर किताब ने आगे भी 2-3 जगह इसका जिक्र करना होगा तो कहेंगे वो सेक्शन 42 वाली कंपनियों के अलावा या सेक्शन 42 वाली कंपनी, तो ये कंपनियां कहलाती हैं सेक्शन 42 वाली कंपनियां। तो तमाम नेट एसेट्स कंपनी के किसी और सेक्शन 42 वाली कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। U/S का मतलब है अंडर सेक्शन 42, प्रेफरेबली जिनके सिमिलर या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे। कब? 90 दिनों ऑफ रिवोकेशन के अंदर। लाइसेंस रिवोक हुआ, अब 90 दिन में आपने क्या करना है, अपने जैसे किसी और इदारे को ट्रांसफर कर देने हैं। रीजनेबल अमाउंट आपने रख लेनी है टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जो आप वॉलंटरी अपनी खुशी से, और वाइंडिंग अप बंद करना, तो आप अपनी खुशी से जो वाइंडिंग अप कर रहे हैं, या आप एक एप्लीकेशन अगर आप देना चाहते हैं कि आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए, तो आप उतने पैसे ज़रूर रखेंगे जितने उस लीगल कार्रवाई पे लगेंगे आपके। इस ट्रांसफर के बाद मेंबर्स और ऑफिसर फर्स्ट कंपनी या एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर अगली वाली कंपनी में 5 साल तक एलिजिबल नहीं होंगे। आफ्टर कंप्लायंस ऑफ अबव रिक्वायरमेंट, ये 90 दिन वाली बात पूरी होने के बाद बोर्ड फाइल कर देगा 15 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन और चीज़ें होंगी एज में भी। आधे जुमलों में तो हमें यही लिखा नजर आ जाता है। 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट बाय रजिस्ट्रार, बोर्ड जो है वो प्रोसीडिंग, बोर्ड कैसे कहेंगे, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनिशिएट कर देंगे नेसेसरी प्रोसीडिंग्स फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या एक एप्लीकेशन दे देंगे रजिस्ट्रार को कि भाई आप अपना हमारा नाम रजिस्टर से निकाल दो। अगर हमारे कोई एसेट्स लाइबिलिटीज़ नहीं है तो हम अपना नाम निकालने की दरखास्त दे देंगे, और अगर हैं एसेट्स लाइबिलिटीज़ तो वाइंडिंग अप के प्रोसेस में हम आहिस्ता आहिस्ता अपने एसेट्स वो बेच के लाइबिलिटी सेटल करके और फिर उसके बाद कंपनी को बंद करेंगे। इफ रिक्वायरमेंट नॉट कंप्लाइड विद ऑन टाइमली बेसिस, SECP एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है, फिर वो चीज़ों को मैनेज करेगा। अगर आपने लाइसेंस रिवोक होने पे भी सही से कार्रवाई नहीं की तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और वो आपको चलाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो इस प्रोसेस में आपको अलग अलग डेज मिलते हैं, अलग अलग टाइमलाइन मिलती है।
रिवोक होने के 90 दिन में बताना है, मतलब 90 दिन के अंदर ट्रांसफ़र करने हैं। ट्रांसफ़र होने के 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को बताना है। रजिस्ट्रार के ओके करने के 30 दिनों के अंदर वाइंडिंग अप या स्ट्राइक ऑफ वाला काम करना है। तो ये लॉ में हमें जहन में रखना पड़ता है कि कौन सा काम किधर करना है, किस अथॉरिटी को जमा कराना है और कितने दिन में करना है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन रट्टे वाली एक चीज़ रह जाती है कि वो क्या लिस्ट थी, वो क्या हरकतें हैं जिससे हमारा लाइसेंस रिवोक हो सकता है। कंपनी या मैनेजमेंट फेल टू कंप्लाई विद एनी टर्म्स और कंडीशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस की कोई टर्म कंडीशन आपने मिस कर दी, इस सेक्शन या इससे कनेक्टेड रेगुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट आपने मिस कर दी, कंपनी के अफेयर्स आर कंडक्टेड इन मैनर प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रिजुडिशियल होता है नुकसानदेह, पब्लिक इंटरेस्ट का आपको पता ही है, यानी कि अगर ये कंपनी अवामुन नास के वसीतर मफाद के अगेंस्ट जा रही है तो इस पर भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, गड़बड़ की है, किसमें, रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न पिछले 2 लगातार साल से, जो सालाना आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने थे आपने 2 साल से वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजे, इस बात पे भी वो नाराज़ हो सकते हैं। कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अगेंस्ट आ गए या पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान के दोस्त मुल्क से क्या मुराद है, चाइना, अमेरिका, इंडिया। नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस बिलो 3, अगर आपके 3 से कम मेंबर रह गए तो ये भी ऐसी बात है जिस पर आपका लाइसेंस खत्म हो सकता है। या कंपनी कुछ बुरी हरकतें कर रही है, वो बुरी हरकतें क्या है, कंपनी इज कंसीव्ड या ब्रॉट फॉर्थ, कंपनी बनाई गई है फॉर अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, कंपनी इज रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु फेल टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स, और मेलफीजेंस मिसफीजेंस गड़बड़ें कर रहे हैं कंपनी में, रन एंड मैनेज बाय पर्सन इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उनकी कोई वो हो, क्या कहते हैं, नहीं ये अभी पिछले दिनों जो एक केस चल रहा था फॉरेन फंडिंग हो, अगर उनकी कोई फॉरेन फंडिंग्स वगैरह पकड़ी जाएं तो वो उसमें कोई भी किसी भी किस्म की फॉरेन फंडिंग, भाई बात ये है कि बैलेंस भी तो करना है ना, गोल मटोल बच्चों का भी जिक्र हुआ, तो ऐसा ना हो कि वो एक जमात वाले खुश हो रहे हैं और दूसरी जमात वाले जो है वो उदास हो जाए। तो अगर आपकी कोई फॉरेन फंडिंग, कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हों, ऐसे पर्सन हों जो रिफ्यूज़ कर दें कि हम मेमोरेंडम या आर्टिकल, वो जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट हैं उनको नहीं फॉलो करेंगे, सेक को फॉलो नहीं करेंगे, SECP को फॉलो नहीं करेंगे, या आप अपने काम नहीं कर रहे हो और साल से आपका इदारा कुछ ना कर रहा हो, ये सारी बातें अपनी जगह। अगर किसी टाइम पे SECP को भी मुनासिब लगे, इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल दैट लाइसेंस शुड बी रिवोक। उन्होंने कहा ये सारी बातें कचरे में, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन जहाँ हमें मुनासिब लगेगा हम, तो एक लिस्ट है जिसको क्रैम करना है। ये लिस्ट क्रैम करने से आपको फ़ायदा होगा कि कल को हम एक और चैप्टर में इसी तरह की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आधे से ज़्यादा पॉइंट आपको पहले से आते होंगे। तो 3 टॉपिक्स हम लोगों ने देखे, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी और नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन और SECP और रजिस्ट्रार। होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर ICAP कभी भी एक टेक्निकल न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ दे सकता है। आज तक उसने एक दफ़ा इसको बड़ा उलझा के पूछा, बड़ा मज़े का सवाल है। मैं कोशिश करूंगा आज रात नहीं तो कल रात उस सवाल को एडिट करके आप लोगों के पोर्टल में वो सवाल डाल दूं फॉर एडिशनल अंडरस्टैंडिंग। बड़ा ट्रिकी सा, बड़ा घुमा हुआ सा सवाल था। वो हो चैप्टर जब हमारा ख़त्म होगा, जो हमने कहा था ना इसमें फास्ट ट्रैक में क्या क्या शामिल है, अगर कोई चैप्टर ख़त्म हो और हमारे पास टाइम हो तो हम पास पेपर्स को कवर कर रहे होंगे, और अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा तो आपके पास पास पेपर की एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो पहुंच जाएगी। उसका मकसद ये होगा कि हमारा टाइम ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझने में लग जाए, और पास पेपर अगर आप करने बैठे और आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को देख लें, रादर दैन के क्लास में ही चैप्टर ख़त्म हो और साथ ही पास पेपर की डिस्कशन भी हो और आप सब पे टिक लगा के कहें सब कुछ सर ने करा दिया, अल्लाह खैर करे पेपर निकल जाएगा। तो पेपर ऐसे नहीं निकलेगा जब तक आप साथ ना दें। तो अब आपने आज घर जाके उसी तरह से पढ़ना है। तो एक वीडियो हमारे ज़िम्मे जो 1-2 दिन में आएगी, कल के दिन इस चैप्टर में वो बातें जो इस चैप्टर के अंदर ही आती हैं उसको ख़त्म करके इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कशन करेंगे कि ICAP के एग्ज़ाम में हमने क्या एहतियात करनी है और कंपनी लॉ में कितनी तरह के सवाल आते हैं, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या एहतियात है। ये जुमले मैंने प्री रिज़ल्ट में 2-3 दफ़ा दोहराए हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बच्चे भूल चुके हुए हैं, और जिनको याद है वो उन्होंने टेस्ट नहीं दिए, तो शायद दोबारा हमें दोहराई की ज़रूरत है। तो कल हम एक दफ़ा दोबारा से देखेंगे कि हमने सवाल वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने किस तरह से कवर करना है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा।
अगर कल मुझे आप लोग नजर आ गए तो इसका मतलब है कि आपने वाकई तहिया कर लिया है। अब हमारे सिर्फ 20 दिन रह गए, हर दिन एक एक दिन माइनस होता जा रहा है, सिर्फ 20 वर्किंग डेज।